पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम सभी को जिन्वू के बेटे सांगसुहो और जिन्वू के पिता मतलब सांगिल हुआन के बारे में बताया था और वहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इन दोनों के पावर्स, एबिलिटीज और हिस्ट्री के बारे में। और आज की इस वाली वीडियो में हम जिन्वू के सबसे ज्यादा लॉयल शैडो मतलब बीडू के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो जिन्वू को मिला और वो कैसे जिन्वू के शैडो आर्मी का एक हिस्सा बना। इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हमने जेजू आइलैंड के एंट्स के साथ कोरियन हंटर्स के फाइट को देख लिया था, पर अगर कहूँ कि यह इनकी पहली लड़ाई नहीं थी। इससे पहले भी इन्होंने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी है उन एंट्स के साथ, पर हर बार ये लोग जीतने में नाकामयाब रहे। इसीलिए वो लोग इस बार फैसला करते हैं कि वो लोग इस बार जापानीज हंटर्स के साथ मिलकर इस रेड को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि ये एंट्स अब आगे से और भी ज्यादा पावरफुल हो चुके थे और अब ये एंट्स ना ही सिर्फ जमीन में चल सकते थे बल्कि अब उड़ भी सकते हैं। और तुम लोगों के जानकारी के लिए एक फ्लाइंग एंट किसी भी ए रैंक हंटर से भी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी वजह से जापानीज हंटर्स भी इस रेड को ज्वाइन करने के लिए राजी हो जाते हैं। खैर, कोरियन गवर्नमेंट इस रेड को लाइव टेलीकास्ट भी कर रहे थे, जिससे कि पूरे कोरिया को पता चल जाए कि वहाँ पर असल में चल क्या रहा है। और इनिशियली तो इस पूरे रेड में जिन्वू नहीं था, क्योंकि जिन्वू को ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर जो सभी एस रैंक के हंटर्स जा रहे थे वो सभी काफी है उन एंट्स को इजीली खत्म करने के लिए। आगे हम इस रेड को लेकर जापानीज हंटर्स के असली प्लान को जान पाते हैं। उनका प्लान बेहद ही सिंपल है। वो लोग जेजू आइलैंड को चारों तरफ से घेर कर 4 डिफरेंट लोकेशन पे अटैक करेंगे, जिससे वहाँ के एंट्स क्वीन को छोड़कर उन अटैक वाले लोकेशन पे चले जाएगा। और जब वहाँ पर क्वीन अकेली रह जाएंगी तब कोरियन हंटर्स जाके क्वीन को खत्म कर देंगे। इस प्लान को और भी ज्यादा सिक्योर करने के लिए वो लोग सिग्नल जैमर का भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि एंट्स क्वीन के साथ कम्युनिकेट न कर सके। खैर, प्लान के मुताबिक जापानीज हंटर्स उन एंट्स को संभाल रहे थे और इधर कोरियन हंटर्स भी क्वीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसके बाद हम सीधा जिन्वू को देख पाते हैं, जो कि रोज की तरह अपने डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर रहा था। वो कहता है वो लोग काफी है इस रेड को इजीली कंप्लीट करने के लिए, जिस वजह से मुझे ब्रॉडकास्ट देखने की भी जरूरत नहीं। वो और भी कहता है वो लोग इस रेड को इजीली कंप्लीट कर लेंगे जब तक सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक होगा। आगे कोरियन हंटर्स में से चोई जोंग इन सबसे पहले प्लेन से उतरता है और उन एंट्स को मारने लगता है, क्योंकि वो एक फायर मैजिक यूजर है, जिस वजह से वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर सकता है। इसके बाद उसके पीछे पीछे बाकी सभी उसके साथी प्लेन से उतरते हैं और वो लोग वहाँ के सभी एंट्स को मारते हुए क्वीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ते हुए क्वीन की गुफा के अंदर वो लोग ढेरों अंडों को देखते हैं और तभी मिस चाहे दूर एक विशाल अंडे को देखती है और कहती है ये इतना विशाल अंडा किसका है, ये तो कोई चींटी का काम नहीं हो सकता। वो सभी लोग इस अंडे को देखकर काफी घबरा चुके थे कि इतना विशाल अंडा किसका है। वो लोग इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने ही वाले थे कि तभी उनका एक साथी बोलता है हम यहाँ पर क्वीन को मारने आए हैं, तो हमें सिर्फ उसी मिशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इधर बाहर जापानीज हंटर्स किसी अननोन रीजन के कारण मारे जा रहे थे और इधर अंदर चोई जोंग इन क्वीन के चेम्बर के चारों तरफ एक शील्ड बनाता है, जिससे कि बी और उससे नीचे के रैंक के एंट्स अंदर ना आ सके, क्योंकि अगर वो लोग क्वीन को मारने के टाइम पे अंदर आ गए तो उनके लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वो लोग अब ऐसे ही गुफा के अंदर बढ़ने लगते हैं और तभी अचानक से क्वीन के रॉयल गार्ड्स उनके ऊपर अटैक करते हैं, पर वो लोग उन सभी को हरा देते हैं। और तभी मिस चाहे को एक स्मेल आता है जो कि क्वीन चेम्बर का होता है। इसका मतलब क्वीन चेम्बर उनके आसपास ही है और क्वीन अभी अपने रॉयल गार्ड्स के साथ है। और मैं यहाँ पर एक और बात बता दूं, क्वीन के रॉयल गार्ड्स किसी भी एस रैंक हंटर से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। यहाँ पर सभी लोग सबसे पहले तो क्वीन के सभी रॉयल गार्ड्स को टेक डाउन करते हैं, फिर मा डोंग वुक और बेक योनो क्वीन के ऊपर अटैक करते हैं, पर इससे क्वीन को ऐसा कुछ असर नहीं होता। फिर तभी चोई जोंग इन सबको पीछे आने को कहता है और वो क्वीन के ऊपर अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसको देखकर सभी को लगता है कि इससे क्वीन का बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पर इससे भी क्वीन को कुछ भी नहीं होता। पर इसके तुरंत बाद क्वीन अचानक से रोने लगती है कि मानो वो किसी को चीख चीख के बुला रही है। और इधर बाहर अचानक से सिग्नल जैमर्स भी काम करना बंद कर देते हैं, जिससे सभी एंट्स अपने दिशा को बदल देते हैं। वो लोग अब दोबारा से क्वीन की तरफ बढ़ने लगते हैं और इधर मिस चाय कहती है हम एक बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुके हैं, पर वो लोग वहाँ पर किसी तरह टाइम रहते क्वीन को खत्म कर देते हैं। और एक और बात, इस क्वीन के साथ हुए पूरे फाइट में उनका हीलर उन्हें पीछे से फुल सपोर्ट दे रहा था, वरना वो लोग बहुत पहले ही खत्म हो जाते। और एक बात, तुम लोग अगर वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। बैक टू स्टोरी। लेकिन इससे पहले कि वो लोग खुश हो पाते, चोई जोंग इन किसी चीज को सेंस करता है, जो कि होता है उसके शील्ड के टूटने का। जी हाँ, उसका शील्ड टूट चुका है और अचानक से उसे एक भयानक प्रेजेंस फील होता है और सिर्फ उसे नहीं बाकी सभी को एक भयानक प्रेजेंस फील होता है। और ये प्रेजेंस और किसी का नहीं बल्कि एंट किंग का होता है, जिसको देख व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर घबरा जाते हैं कि कोई कैसे इतना ज्यादा पावर होल्ड कर सकता है। एंट किंग अब धीरे धीरे उनके पास आता है, पर वो उन्हें कुछ नहीं करता। वो सीधा अपने क्वीन के पास जाता है, जो देख सभी घबरा जाते हैं। अपनी क्वीन के लाश को देख एंट किंग जोर से चिल्लाता है और सिर्फ उसके चीख से वो न्यूज रिपोर्टर और वहाँ के सभी एस रैंक के हंटर्स नीचे गिर जाते हैं। मिस चाहे भी दूर खड़ी होकर इस चीज को देख रही थी और तभी एंट किंग उसके पीछे आ जाता है। लेकिन इससे पहले मिस चाहे को
कुछ कर पाती, एंट किंग उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो दूर जाके गिरता है और वो खून की उल्टी करने लगती है। इसको देख मा डोंगवूक भी उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एंट किंग उसके दोनों हाथों को ही काट देता है, जिसको देखकर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर उनका मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एंट किंग अपने सिर्फ एक हाथ से उसे चीर देता है। अपने पूरे टीम को पिटता हुआ देख चोई जोंगिन अब एंट किंग का सामना करने का फैसला करता है, पर इसका फैसला सिर्फ फैसला ही रह गया। एंट किंग उसे भी बहुत ही इजीली हरा देता है। इसके बाद उनका आर्चर लास्ट ट्राई करता है, वो एंट किंग के ऊपर वार करता है, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता एंट किंग उसे मार डालता है। लेकिन इसके तुरंत ही मा डोंगवूक एंट किंग को मुक्का मारता है, जिससे एंट किंग थोड़ा दूर जा गिरता है। वो कहता है, जब तक मेरे पास अपना हीलर है तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। बस इतना ही कहना काफी था उसकी मौत के लिए, क्योंकि एंट किंग उसके पैरों को पकड़ता है और उसे घुमा के दूर फेंक देता है। फिर वो उनके हीलर के पास जाता है और उनके हीलर के सीने को चीर देता है और फिर उन सभी के सामने उस हीलर के सिर को चबा देता है, जिसको देख सभी बिल्कुल टूट जाते हैं। और एंट किंग कहता है, तुम सभी कमजोर हो, तुम्हारा किंग कहाँ है? और तभी एंट किंग को बाहर से किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होता है और वो बाहर चला जाता है। वहाँ पर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बोलता है, शायद वो गोटो रियोजी की तरफ गया है और यही सही टाइम है हमें यहाँ से निकलने का। और इधर बाहर गोटो अपने टीममेट्स के बॉडी को ढूंढ रहा था और उसी टाइम उसे चेयरमैन का कॉल आता है। वो उन सभी को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे उनके एयरस्ट्राइक हंटर मारे जा चुके थे। पर इससे पहले वो कुछ कर पाता उसके सामने एंट किंग आ जाता है और वहाँ पर आने के साथ ही एंट किंग उससे पूछता है, तुम क्या इंसानों के किंग हो? और ये गधा फील में बोल देता है हाँ। और बस क्योंकि एंट किंग के सिर्फ एक अटैक ने किंग का बीन बजा दिया था। और इधर जिन्वू अपने शैडो सोल्जर की मदद से वहाँ का हाल देखता है। वो देखता है वहाँ का हाल बहुत ही बदतर है, इसीलिए वो एक्सचेंज कहता है और अपने शैडो के साथ जगह को स्विच कर लेता है। और जिन्वू को वहाँ पर देख उन सभी को बड़ा राहत मिलता है। जिन्वू वहाँ पर आने के साथ ही एंट सोल्जर्स को खत्म कर देता है। फिर जिन्वू एक एक करके सभी को हील करता है, पर मिस चाहे की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। पर तभी वहाँ पर एंट किंग आ जाता है और इस बार उसका सामना होगा सीधा जिन्वू से। और मैं बता दूं, ये पूरी चीज लाइव टेलीकास्ट हो रही थी, इसका मतलब ये चीज अभी कोरिया के साथ पूरा दुनिया देख रहा है। जिन्वू और एंट किंग को आमने सामने देख सभी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और अब इनके बीच का घमासान फाइट शुरू होता है। फाइट के स्टार्टिंग में एंट किंग जिन्वू को जोरदार मुक्का मारता है, जिसके सिर्फ शॉक वेव से पूरा पहाड़ टूटने लगता है और चारों तरफ बिल्कुल धुआं धुआं हो जाता है। धुआं हटने पर जिन्वू अपने मुंह से खून फेंकता है और एंट किंग को जोरदार एक मुक्का मारता है, जिसको खाकर एंट किंग दूर जा गिरता है, जिसको देख सभी बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो काम ये सभी मिलकर नहीं कर पाए वो काम जिन्वू ने कर दिखाया। उन दोनों की लड़ाई में वहाँ पर इतना ज्यादा माना जनरेट हो रहा था कि वहाँ पर खड़े रहना तक इम्पॉसिबल हो चुका था। लड़ाई अब दो तरफा से एक तरफा हो चुका था, जहाँ पर जिन्वू के पावर्स को देख एंट किंग शॉक हो जाता है। एंट किंग जान चुका था कि वो इस लड़ाई को कभी जीत ही नहीं पाएगा, इसीलिए वो अपने सभी एंट्स को बुलाता है और इसके डिफेंड में जिन्वू अपने सभी शैडोज को भी बुला लेता है और फिर इनके बीच का लड़ाई शुरू हो जाता है। जिन्वू फिर टस्क को बुलाता है। जिन्वू उसे कहता है, तुम्हें इंसानों को छोड़कर बाकी सभी एंट्स को जला देना है। और टस्क के सिर्फ एक ब्लास्ट से वहाँ के सभी एंट्स खत्म हो जाते हैं, पर किसी तरह वहाँ से एंट किंग बच जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। पर इससे पहले कि वो वहाँ से भाग पाता, जिन्वू उसे पकड़ लेता है और उसे मार डालता है और एराइज बोलकर उसे अपने शैडो आर्मी में शामिल कर लेता है, जिसका कि वो नाम रखता है बीरू और उसका स्टार्टिंग में रैंक था जनरल। और बस यही थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा है। वीडियो की किस जगह पर मुझे इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी बता देना। और हाँ, हम 100 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है, तो जल्दी से करवा देना।